नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। हमारे खास कार्यक्रम अपने उत्तराखंड में खबरों की शुरुआत करते हैं। विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी चयन के मद्देनजर उत्तराखंड बीजेपी ने सभी 70 सीटों पर दावेदारों के पैनल को अंतिम रूप दे दिया है। शनिवार को पार्टी की चुनाव समिति की बैठक में चर्चा के बाद इस पर मुहर लग चुकी है। ये सूची दिल्ली पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को सौंपी गई है। प्रत्याशियों के संबंध में केंद्रीय संसदीय बोर्ड निर्णय लेगा और इसी के सामने आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार 28 सीटों पर स्थिति लगभग साफ है। अगर फेरबदल नहीं हुआ तो प्रथम चरण में इन नामों की घोषणा हो सकती है और इसी के साथ में अन्य सीटों पर भी मंथन हो चुका है और इसकी घोषणा बहुत ही जल्द हो सकती है। कोर ग्रुप में हमने दो प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की। एक चर्चा की हमने वर्तमान में जो करंट पॉलिटिकल परिस्थिति राज्य में है और उसमें हमारी भूमिका किस प्रकार रहनी चाहिए, हम और अच्छा क्या कर सकते हैं। दूसरा हमने जो चर्चा की है कि वर्तमान में जो बदली हुई परिस्थिति है और बदली हुई परिस्थितियों में हमारा जो चुनाव प्रचार होगा, हम जनता के बीच में जो जाएंगे उसमें जाने का क्या प्रकार और अच्छा हो सकता है। इन दो बिंदुओं पर हमने विस्तृत चर्चा की है और इन दोनों बिंदुओं पर हमने आगे की पूरे एक महीने की 14 तारीख तक की स्ट्रेटेजी अपनी तय की है और आगे उसी पर हम कल के बाद काम शुरू करेंगे। अब वो आप पूछ लो वो आए क्यों नहीं, तो आए वो दिल्ली में है, किसी कारण से ऐसा नहीं है नाराज। और उनको लेकर कल दिल्ली में चुनाव समिति की बैठक है। उन नामों को लेकर कल वहाँ पर दिल्ली जाया जाएगा और वहाँ पर उसका निर्णय। सर, क्या उम्मीद की जाए कि जो पहली सूची है बीजेपी की वो कब तक आउट हो जाएगी? जल्दी हो जाएगी क्योंकि कल बैठेंगे, फिर उसके बाद एक बार और बैठेंगे, जल्दी हो जाएगी। सर, चर्चा ये भी है कि बीजेपी बहुत सारे सिटिंग विधायकों की टिकट भी काट सकते हैं अंतिम दिन से कब विनेबिलिटी का टारगेट रखा है, जो जीतता होगा उसको टिकट दी जाएगी। सर, इसमें पर ये भी नजर आ रहा है कि कहीं पर नाराजगी भी देखने को मिल रही है। किस तरीके से डैमेज कंट्रोल को लेकर बीजेपी अपनी स्ट्रेटेजी तैयार है कि कहीं कुछ नाराज चुनाव मैदान में न उतर जाए बागी होकर? अभी तो कोई नाराजगी आई नहीं है हमारे सामने, अभी कोई नाराज भी नहीं दिखाई दे रहा। अभी तो सर्वे आएगा, उसको चेक करेंगे, चर्चा करेंगे और उसके बाद निर्णय करेंगे। अभी नाराज वाला कोई विषय हमारे सामने आया नहीं है। देखिए, अभी चुनाव हमारे प्रदेश की चुनाव समिति की यहाँ पर बैठक है और उसमें क्योंकि सभी जगह से सब लोगों के अपने अपने फीडबैक हैं, अपने अपने सबके नाम आए होंगे, सभी नामों पर चर्चा होगी और उसके बाद केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजा जाएगा। ये कब तक हो जाएगा फाइनल? जल्दी, आज प्रक्रिया हो रही है, इसके बाद हमारी दिल्ली में केंद्रीय संसदीय बोर्ड बैठेगा, वहाँ तय होगा। हमारा जो संगठन है बहुत ही मजबूत है और जमीन से जुड़ा संगठन है। संगठन की राय बहुत महत्वपूर्ण होती है और 5 वर्षों में जो काम किया है हमारे विधायकों ने, सरकार ने, पार्टी ने, संगठन ने, उससे हम लोग अत्यंत संतुष्ट हैं और जनता संतुष्ट है। और आप देखेंगे कि हम लोग जो भी निर्णय लेंगे वो निष्पक्ष हो करके और पार्टी हित में लेंगे। हम सब की ये एक दृढ़ इच्छा है कि हम 2022 में यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी सरकार बना के मोदी जी को भेंट करें। सर, मौजूदा वक्त में जिस तरीके से आपने कहा 5 साल में बहुत बेहतर काम सभी ने किए हैं, ऐसे में क्या आपको लगता है कि जो चर्चाएं चल रही कि टिकट भी कुछ कटेंगे, ये करने देखिए, चाहिए ये नहीं? देखो, ये बात बताएं, ये प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में आप देखेंगे जब भी चुनाव होते हैं तो हमेशा ऐसा होता है कि कुछ को मिलता है, कुछ को नहीं मिलता है। चुनाव जीतना ही पहला हमारा लक्ष्य होता है और दूसरा होता है कि जो कर्मठ लोग हैं, समर्पित लोग हैं, उनको मौका मिलता है। कोई हमारे यहाँ असंतोष नहीं है लोगों को, बिकॉज यहाँ पे गुटबंदी नहीं है ना कि इस गुट का था इसलिए कट गया, उस गुट का था इसलिए कट गया। यहाँ सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जो सम्मान एक कार्यकर्ता को मिलता है वही सम्मान यहाँ मुख्यमंत्री को मिलता है। सर, मेरा ये सवाल है कि क्या आपको लगता है कि कुछ सीटों पर टिकट बदले जाने अब चाहिए? ये अगर मैं बता दूंगा तो फिर आपको मजा नहीं आएगा। 2-3 दिन रुक जाइए, लिस्ट सामने आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और अभी हम लोगों ने प्रत्येक विधानसभाओं में यहाँ से एक टीम भेजी थी। वो वहाँ के सभी कार्यकर्ताओं से जो है बातचीत करके आए हैं। आज वो टीमें यहाँ पे अपनी रिपोर्ट रखने वाले हैं और फिर
प्रदेश नेतृत्व जो है हर सीट पे पैनल बना के केंद्रीय चुनाव समिति को भेजेगा। और मैं ये कह सकता हूँ कि जितना मैं दौरा करके आ रहा हूँ, इस समय भारतीय जनता पार्टी का अंडर करंट है, बड़ी लहर है और पूर्ण बहुमत की 2/3 बहुमत से हमारी सरकार फिर बनने वाली है। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में एक मीटिंग थी और जो आपदा प्रबंधन का हमने एसओपी जारी की है या चुनाव आयोग ने एसओपी जारी की है, उस एसओपी में स्पष्ट है कि अगर किसी भी कार्यालय में अगर 50% लोग बैठ सकते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। हमारा पार्टी का जो जिला कार्यालय है उसमें 200 लोगों की बैठने की क्षमता है और हम 25 लोग वहाँ पे बैठे थे। तो आप लगा सकते हैं कि किसने उल्लंघन किया होगा, ये आप सब जान सकते हैं। उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस के टिकट को लेकर जहां पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनता कयास लगाए हुए हैं, तो वहीं आदर्श आचार संहिता लगने के बाद चुनाव आयोग के दिशा निर्देश में प्रचार प्रसार के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं। जहां नॉमिनेशन के लिए 21 जनवरी से 28 जनवरी तक चुनाव आयोग ने तारीख निर्धारित की है, तो वहीं आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने के बाद कांग्रेस और भाजपा अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी नहीं कर पाई है, जिसको लेकर उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत जहां पार्टी में नए दावेदारों के नामों को लेकर उन्होंने कहा कि नामों पर सहमति बनाने ली गई है और जल्द ही लिस्ट फाइनल होगी। विधानमंडल ने यहाँ उत्तराखंड में हमारी कोर कमेटी की बैठक हुई है, उसके बाद जो इलेक्शन कमेटी है जो टिकट के बारे में विचार करती है, उस कमेटी की बैठक हुई है। उस बैठक में नाम तय करने के बाद आज माननीय मुख्यमंत्री जी, संगठन मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जी दिल्ली गए हैं। वहाँ की जो राष्ट्रीय काउंसिल है पार्टी की, उस पर चर्चा होगी, उसके बाद फाइनल होगी। मैं मानता हूँ कि परसों नरसों तक। उत्तराखंड चुनाव में आम आदमी पार्टी के बाद अब समाजवादी पार्टी ने भी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। प्रदेश के 11 जिलों की 30 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। उम्मीदवारों की सूची समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और उत्तराखंड प्रभारी राजेंद्र चौधरी ने जारी करते हुए कहा कि सभी उम्मीदवार विजयी होंगे। घोषित 30 उम्मीदवारों में 3 महिला प्रत्याशी भी शामिल हैं। भाजपा कांग्रेस ने अभी तक प्रत्याशियों की लिस्ट जारी नहीं की है। सपा ने धर्मपुर विधानसभा सीट पर मोहम्मद नासिर को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि कैंट विधानसभा सीट पर डॉक्टर राकेश पाठक और अन्य राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को टक्कर देते हुए नजर आएंगे। उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की कांग्रेस में लौटने की चर्चा रविवार को लगातार तेजी से हो गई है। मंत्री हरक सिंह रावत अपनी पुत्रवधू के लिए भी टिकट की मांग कर रहे हैं, लेकिन भाजपा इसके लिए तैयार नहीं है। हरक सिंह रावत मार्च 2016 में 8 अन्य कांग्रेस विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए थे। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। कोटद्वार मेडिकल कॉलेज को लेकर अब टिकट को लेकर नाराजगी उन्होंने व्यक्त की है। हरक सिंह रावत लैंसडाउन क्षेत्र से अपनी पुत्रवधू अनुकृति गुसाई के लिए पार्टी नेतृत्व से टिकट मांग रहे हैं। माना जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व ने लैंसडाउन सीट से उनकी पुत्रवधू को टिकट देने के संबंध में कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया है, जिससे वो नाराज नजर आ रहे हैं और इसलिए वो बीते शनिवार को भाजपा की कोर ग्रुप की बैठक में भी शामिल नहीं हुए थे। वर्चुअल मीटिंग्स को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में तकरार बढ़ती जा रही है। कांग्रेस प्रदेश महासचिव मथुरा दत्त जोशी ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी पहले अपना घर बचा ले। उन्होंने आगे कहा कि हम वर्चुअल रैली, वर्चुअल मीटिंग्स लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस समय दिल्ली में हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने कार्यकर्ताओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया है। हम भाजपा की तरह दिखावा नहीं करते, हमारे पास पूरे 1 महीने का रोड मैप तैयार है। किस नेता को वर्चुअल माध्यम से कहां पर संबोधित करना है और कहां मीटिंग होनी है। आज भी 3 से 4 विधानसभाओं में वर्चुअल संबोधन हुआ।
वहीं उन्होंने आगे कहा कि हमारी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके फेसबुक पेज से भी लाइव लगातार किए जा रहे हैं। इसके अलावा पूरे महीने का डेटा भी हमारी पार्टी ने तैयार कर लिया है और वो वर्चुअल माध्यम से मीटिंग और संबोधन कर रहे हैं। जनता पार्टी को कांग्रेस की बड़ी चिंता है। मेरा से निवेदन है कि हमारी चिंता न करें, अपना संभालें, अपना घर पहले संभाल लें। और हम तो वर्चुअल की बात आप कर रहे हैं, तो वर्चुअल में तो हम उनसे कई आके हैं। हमने वर्चुअल रैली लगातार हो रही है। हरीश रावत जी दिल्ली में हैं, कल भी देखे लालकुआ और भगवानपुर की विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को उन्होंने संबोधित किया। आज भी 3 या 4 विधानसभा क्षेत्र में उनका संबोधन होगा। और हमने तो पूरे महीने का अपना रोस्टर बना दिया है कि कब कहाँ कौन किसको संबोधित करेगा। हम इनकी तरह दिखावा नहीं करते। हमारे वो बाररूम बने, हम तो चलते बाररूम से भी कर लेते हैं। हमने जितने हमारे उम्मीदवार हैं उनकी सबकी फेसबुक आईडी से काम चल रहा है। जिला स्तर पर हमारे बाररूम बने हुए हैं। हमने अपने उम्मीदवारों के लिए व्यवस्था कर दी कि वो वर्चुअल रूप से किस तरीके से कहाँ से कब संबोधित करेंगे, ये भी बात कर दी है। विधानसभा वार हम इस काम को कर रहे हैं। हमारी सोशल मीडिया की टीम लगातार आगे बढ़ रही है और आगे हम और इसको युद्ध स्तर पर इस काम को और आगे बहुत ही मुस्तैदी से चलाएंगे, जैसे हमारे उम्मीदवारों की। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने एक पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज ही के दिन भारत में कोरोना के निपटने के लिए वैक्सीनेशन अभियान तैयार हुआ था। देश भर में वैज्ञानिकों ने कोरोना से लड़ने के लिए संजीवनी बूटी की खोज की और नतीजा आज पूरे देश के सामने है। सुरेश जोशी ने मीडिया के सामने आंकड़े रखते हुए कहा कि 157 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड-19 की पहली डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 66 करोड़ लोगों को देश भर में दोनों डोज भी लग चुकी हैं। कि आज हर क्षेत्र में, चाहे वो आदिवासी क्षेत्र हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में कोरोना का जो वैक्सीनेशन कार्यक्रम है वो डोर टू डोर संचालित हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि इतने कम समय पे हम लोगों ने एक ऐसी मशीनरी को डेवलप किया कि जो हर ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के हर परिवार को डोज देने का काम कर रही है। ये मैं आपको एक बात बहुत वो बताऊं स्पष्ट, ये महामारी थी। ये महामारी थी। सरकार ने जितने प्रयास करने चाहिए थे, जब सरकार के पास जितने संसाधन थे, जब सरकार की जितनी विल पावर थी, उसमें सरकार ने कहीं कोई कमी तनिक भी नहीं छोड़ी। और उसके बावजूद भी जो लोगों की मृत्यु हुई है, निश्चित तौर पर मृत्यु हुई है, और ये मृत्यु सिर्फ यहाँ नहीं पूरी दुनिया में हुई है। महामारी थी और हम उस बात को स्वीकार करते हैं। लेकिन आपको एक चीज ये भी देखनी पड़ेगी साथ साथ ही, इस तरह की जब महामारियां आती हैं, इस तरह के जब प्रकोप आते हैं, तो ये किसी के बस में होते नहीं है। पार्टी के पास तो बहुत कुछ है। पार्टी ने जो 5 साल सरकार चलाई है, उस सरकार में आप किसी भी फील्ड में उठा करके हमसे पूछेंगे, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, चाहे पेयजल का क्षेत्र हो, मतलब चाहे वो गन्ना किसानों से संबंधित क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि से हो, बागवानी से हो, हमने हर क्षेत्र में रिकॉर्ड काम किया है। और मैं उस बात को आपसे बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं कि किसी भी क्षेत्र में अगर आप जाएंगे तो उस क्षेत्र में जो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो सरकार की जिम्मेदारी थी, वो हमने पूरा काम किया। लेकिन आपने कहा कि आपके पास कुछ नहीं है, हमारे पास बहुत कुछ है। लेकिन आज की जो आवश्यकता है, समय की आवश्यकता के हिसाब से हर बात जनता के बीच में जानी चाहिए। आज समय की आवश्यकता वैक्सीनेशन है, जान है तो जहान है। अगर ये वैक्सीनेशन लगी है, हम लोग इतनी चर्चा कर रहे हैं, और वैक्सीनेशन नहीं लगी होती तो जब डेल्टा आया था तो डेल्टा में क्या स्थिति थी, आदमी जो है कि घर से निकलना पसंद नहीं कर रहा था, हॉस्पिटलों में क्या स्थितियां थी, आपके ऑक्सीजन की क्या स्थिति थी। होंगे, हो सकता है कोविड हो, लेकिन हल्के सिम्टम्स हैं, सावधानी बरत रहे हैं, तो हम उस पर बचे हुए हैं। इसलिए हमने एक बहुत बड़ा ये काम किया। और साथ ही साथ टीकाकरण तो हमने किया ही किया, लेकिन टीकाकरण के साथ साथ हमने मेड इन इंडिया, भारत में निर्मित टीके को ही भारतवासियों ने लगाया।
क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं या भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं। आपने देखा होगा पिछला ट्रैक रिकॉर्ड्स, देखो देश के अंदर कई बीमारियां आई, हमारे यहाँ पोलियो भी आया, हमारे यहाँ जो है कि क्या बोलते हैं उसको, स्वाइन फ्लू भी आया और अन्य भी कई बीमारियां आई, लेकिन उनके जो टीके बने, उनके टीकों को बनने और लगने में वर्षों लग गए। लेकिन इस इंफ्रास्ट्रक्चर को एक कड़ी मेहनत, कड़ी लगन से जो हमारे वैज्ञानिक थे, इसमें मैं सारा श्रेय वैज्ञानिकों को देता हूं। सरकार की विल पावर थी, लेकिन वैज्ञानिकों की शक्ति, उनकी ताकत के कारण दोनों वैक्सीन, चाहे कोविशील्ड हो चाहे कोवैक्सीन हो, इसी देश में निर्मित होकर के इसी देश के लोगों के काम। उत्तराखंड में कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। रविवार को आई 159 सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट में से 54% सैंपल ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं। आपको बता दें कि जिसके साथ ही राज्य में ओमिक्रॉन से संक्रमित कुल मरीजों की संख्या 93 पहुंच गई है। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा ने बताया कि रविवार को दून मेडिकल कॉलेज से 159 कोरोना पॉजिटिव सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट मिली। उन्होंने बताया कि 159 सैंपलों में से 85 में ओमिक्रॉन वेरिएंट का संक्रमण पाया गया है। राज्य में इससे पहले ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हुए मरीजों की संख्या 8 थी, जो अब बढ़कर 93 हो गई है। स्वास्थ्य महानिदेशक ने बताया कि एक लॉट में 54% सैंपल ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित होने से साफ है कि वायरस का प्रसार तेजी से फैल रहा है, लेकिन इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के हल्के लक्षण ही मरीजों पर दिख रहे हैं, जबकि अधिकांश मरीजों में से तो लक्षण भी नहीं है। ऐसे में सावधानी बरतना जरूरी है। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन द्वारा कर्मचारियों को ईवीएम की ट्रेनिंग दी गई, जिसमें बूथों पर आने वाले मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। इसके बारे में कर्मचारियों को जानकारी दी गई। ईवीएम पोस्टल बैलेट के बारे में मतदाताओं को जागरूक करते हुए कर्मचारी किस तरह से मतदान कराएंगे, इसके बारे में भी ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान एसडीएम तुषार सैनी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश आर्या सहित मतदान स्थल पर मतदान कराने वाले कर्मचारी मौजूद थे। और ये जो हमें 14 तारीख को मतदान कराना है, उसमें जो प्रिसाइडिंग अफसर हैं उनकी ट्रेनिंग चल रही है, जिसमें उनको ईवीएम के बारे में, प्रपत्रों के बारे में और क्या क्या उनको सावधानियाँ बरतनी है उसके संबंध में विस्तार से जानकारी 2 पालियों में, 2 बैच में अलग अलग जो लोग आ रहे हैं उनको दी जा रही है। सर अभियान है, स्वीप अभियान बोलते हैं कि जितना ज़्यादा मतदाता जागरूक होगा उतना ज़्यादा वोटिंग होगी और उतनी ही लोकतंत्र में भागीदारी होती है। तो लोकतंत्र में भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा सुनिश्चित कराने के लिए, वोटिंग % बढ़ाने के लिए ये हम प्रयास हर जगह कर रहे हैं। सोमेश्वर विधानसभा के अंतर्गत ताकुला में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए थानाध्यक्ष अजयनद प्रसाद और इसी के साथ में एसएसबी कंपनी कमांडर हीरालाल के नेतृत्व में चुनावों को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का पालन कराए जाने को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च के दौरान लोगों को आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता का पालन करने और इसी के साथ में बिना भेदभाव के मतदान करने और कोविड-19 ओमिक्रॉन की बढ़ते संक्रमण की दृष्टि से मास्क को लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जागरूक किया गया। आदर्श आचार संहिता पर प्रशासन ने सख्ती से पालन कराने के लिए राजनीतिज्ञों को आपको बता दें कि राजनीतिज्ञ दलों पर गाज गिराना शुरू कर दिया है और इसी के साथ में भारत निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से निपटने के लिए इस बार सी विजिल नाम से एक ऐप जारी किया है, जिसमें कोई भी व्यक्ति आचार संहिता के उल्लंघन करने वालों को प्रशासन की जानकारी में उस पर त्वरित कार्यवाही कराने में भागीदारी निभा सकता है। ऐप पर काशीपुर से जुड़ी आई कई शिकायतों पर एसडीएम काशीपुर अभय प्रताप सिंह ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की।
का आपको लगता है कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है तो आप उस पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत दर्ज करने के या तो आप अपनी आइडेंटिटी बता भी सकते हैं या छुपा भी सकते हैं। और हमें जो हमारी टीमें हैं वो उस आदर्श आचार संहिता का जो भी उल्लंघन हो रहा है उसकी हमारी टीम मौके पर जाके निस्तारण कर रही है। तो ये सी विजिल करके एक ऐप है जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज किस तरीके टोटल आज सुबह तक हमें लगभग 8 शिकायतें मिली थी जिसका हमने निस्तारण कर लिया है मौके पे पहुंच के। और मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको डाउनलोड करें सी विजिल ऐप को, और जहां भी उनको उसमें सारी जो भी प्रकार का उल्लंघन है उसमें सारी कैटेगरियाँ लिखी हैं तो आप उसे सेलेक्ट करके और हमें वो अपनी जो भी शिकायतें आपकी आप हमें ऑनलाइन। चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार ने पत्रकारों को बताया कि फर्स्ट रेंडमाइजेशन किया गया था, यानी कि 16 से 21 जनवरी तक फर्स्ट रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें पीठासीन अधिकारी और पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट पोलिंग को लेकर खास प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। सर्वे ऑफ इंडिया हाथी बजकला के ऑडिटोरियम में प्रशिक्षण चलेगा। इस ट्रेनिंग के माध्यम से 1200 व्यक्तियों को ट्रेनिंग देने का कार्य किया जाएगा। पोलिंग के मद्देनजर इसका फर्स्ट क्लाइमेटाइजेशन कराया जाएगा और आचार संहिता का पालन करना आवश्यक है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी आदेश जारी किए गए हैं। कोरोना गाइडलाइंस का पालन सुनिश्चित किया जाए, इस संबंध में जिला प्रशासन और जिला निर्वाचन भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन पूर्णता करा रहा है। देखिए, आज पीठासीन अधिकारी और पोलिंग ऑफिसर 1 की ट्रेनिंग की जा रही है। रैंडमाइजेशन हमने 11 तारीख को फर्स्ट रैंडमाइजेशन 11 तारीख को कर दिया था। उसके उपरांत जो है आज हम यहाँ पे जो है सर्वे ऑफ इंडिया हाथी बड़कला में इनका ट्रेनिंग करा रहे हैं। स्टैगर्ड तरीके से ट्रेनिंग करा रहे हैं अलग अलग सेशंस में कोविड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखते हुए। और टोटली लगभग 1200 लोग आज ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं, पीठासीन अधिकारी और पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट। और इसके बाद ये ट्रेनिंग जो है चलेगी 16 से लेके मतलब आज से लेके 21 तारीख तक ये ट्रेनिंग चलेगी। इसके बाद फिर सेकंड रैंडमाइजेशन जब होगा फिर पोलिंग ऑफिसर सेकंड और थर्ड की भी फिर जो है हम लोगों ने ट्रेनिंग उसके बाद प्लान कर रखी है। तो यहाँ पे आज जो है पोलिंग के मद्देनज़र जो खास पहलू हैं जिनको ध्यान रखना है, एक एक्लेमेटाइजेशन आज सेशन हम लोगों ने इनका करवाया है। और क्योंकि चुनाव आचार संहिता का पालन करना अत्यंत अनिवार्य है और इलेक्शन कमीशन के भी। हरिद्वार डीएफओ ने कलियर क्षेत्र में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अनियमितता पाए जाने पर एक आरा मशीन को सीज कर दिया और अन्य मशीनों की जांच की जा रही है। हरिद्वार डीएफओ ने लकड़ी मंडी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आरा मशीनों के दस्तावेज को जांचकर एक आरा मशीन को सीज कर दिया। आपको बता दें कि मशीन स्वामियों से स्पष्टीकरण मांगा गया और इसलिए मशीन को सीज कर दिया क्योंकि वो स्पष्टीकरण देने में कामयाब नहीं हुए। कुछ आरा मशीनों को सीज किया गया है। इनके जो स्टॉक रजिस्टर है वो मैच नहीं कर रहे हैं और कंप्लीट भी नहीं है। जो लकड़ी है और रबन्ने हैं वो भी मैच नहीं कर रहे हैं। दैट शोज कि वो अभी इनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है, सीज किया गया है दस्तावेजों को। और यदि अवैध प्राइमा फेसी अवैध सामने आ रहा है तो इसको सीज किया गया। और यदि इन्होंने पंजीकरण वगैरह और बाकी के दस्तावेजों में भी गड़बड़ी मिली। चमोली में घाट ब्लॉक की ग्राम पंचायत कनौल के प्राणवती गांव में ग्रामीणों ने सड़क सुविधा न होने के चलते ग्रामीणों में रोष है। स्थानीय ग्रामीणों सहित कनौल गांव की ग्राम प्रधान सरस्वती देवी ने कहना कि 2018 में मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी सड़क निर्माण न होने से बीमार ग्रामीणों को कंधों में ढोना हमारी नियति बन गई है। कई बार शिकायत करने पर भी समाधान नहीं हो पाया। सारी जो रोड के कारण है यही इसका प्रकोप है कि हमारे यहाँ रोड नहीं है। और इसके परिप्रेक्ष्य में हमारे ग्राम प्रधान कनौल ग्राम पंचायत से क्षेत्र पंचायत जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं रोड के संबंध में यहाँ से देहरादून, गोपेश्वर और पौड़ी तक रोड की फाइल गई है जहाँ से कि अभी डिक्लेरिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है। और इसी संबंध में अब हमने बहिष्कार का भी इस बार चल रहा है। देखो क्या होता है कि सरकार की क्या इसमें सरकार क्या सुझाव देती है और क्या यहाँ पे इसका वो निकलता है, निष्कर्ष निकलता है। वैसे तो कई माध्यमों से क्योंकि 2018 की मुख्यमंत्री की घोषणा थी ये,
उसके संबंध में जो ये फॉरेस्ट का क्लेरिफिकेशन है ये नहीं मिल पा रहा है। और इसी के साथ अपने उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।